नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, उसमें नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। साल के अंत तक हरिद्वार के 602 गांवों को ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का स्वामित्व। 20 गांवों में योजना के 5वें चरण के तहत ड्रोन सर्वे का काम पूरा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का निशाना। सीएम बोले, साजिश के पीछे विपक्ष का हाथ, का भ्रष्टाचारी कर रहे सरकार हिलाने की कोशिश। उत्तराखंड में भी शुरू होगा सी प्लेन सेवाएं। पहले फेज में टिहरी को किया गया चिन्हित। नैनीताल और गुलबर्गा डैम पर होंगी उपयोग। पर्यटकों के लिए बंद हुए विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। घाटी में इस बार पहुंचे 932 पर्यटक। नैनीताल और ऋषिकेश में वीकेंड पर सैलानियों का सैलाब। आगामी 2 दिनों में भी नैनीताल पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के लिए राहत होंगे भरे। खनन पट्टे आवंटन पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। खनन पट्टा मालिक को नोटिस जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। सरोवर नगरी नैनीताल के अतिथि गृह पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के सवाल को जवाब में कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि सीमा पर सेना चीन किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना कहीं अधिक सशक्त हुई है। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए वो विपक्ष देश की जनता को चीन के मुद्दे पर गुमराह कर रही है। अब जो भी मामला है, मामले आए हैं और मामले कानून के अधीन हैं और कानून के अधीन जब मामले होते हैं तो अधिक बोलना उसमें उचित नहीं है। माननीय न्यायालयों द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं हम उसका अक्षरशः पालन करते हैं और करना भी चाहिए। अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है तो इसलिए कहीं पर भी कोई बात बोलना उचित नहीं होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर में केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाकर संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। अजय भट्ट ने दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। सांसद अजय भट्ट ने जनसंघ से लेकर भाजपा के गठन होने तक बाद से अब तक के सफर में हुए संघर्ष का विस्तार से उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के उत्थान में चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन पहुंचाने और संगठन को मजबूत करना कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके उनको समाज के बीच भेजती है। नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। प्रशिक्षण कार्यकर्ता को तपाकर समाज की सेवा के लिए बाहर भेजते हैं और पार्टी प्रशिक्षित कराकर ही समाज के बीच में कार्यकर्ताओं को भेजती है। प्रशिक्षित करके अपने कार्यकर्ता को आदर्श कार्यकर्ता बनाकर भेजते हैं और वो आदर्श काम समाज में करता है। इसलिए आज हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व की नंबर 1 की पार्टी आ गए हैं। ऐसी व्यवस्था कहीं भी विश्व में नहीं है। राजधानी देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जिसके चलते आमजन को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में 2 ही मार्ग ऐसे हैं जिनको पूरे दिन में कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। सीईओ का कहना है कि यातायात प्रबंधक से विचार विमर्श करने के बाद ही मार्गों को बंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा होने का लक्ष्य 2022 तक का है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए, जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसमें 2 रोड्स हैं जिनको कि दिन में जब हैवी ट्रैफिक नहीं होता, एक रोड ईसी रोड पे एक तरफ का बंद किया गया है, एक तरफ चलाया जा रहा है, और बाकी एक पंत रोड है जहां पर हैवी ट्रैफिक जब होता है तो खोलते हैं। रहे होंगे कि जो स्मार्ट सिटी के अंदर काम किए जा रहे हैं, लगभग हमने 6 से 6.5 किलोमीटर सीवर लाइन बिना रोड बंद किए डाली है। और आपको पहले भी आपने देखा होगा जब सीवर लाइन पड़ा करती थी तो सड़कें पूरी खुदने के बाद 2-3 साल तक उसमें कॉम्पैक्शन की प्रक्रिया चलती थी।
तो ये सब काम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया जा रहा है, जिससे लोगों को कम से कम असुविधा हो। उत्तराखंड में कल से कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा एसओपी जारी कर स्कूलों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा स्कूल खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन इसका फैसला केंद्र ने राज्य सरकार पर छोड़ा था। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान देहरादून जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि सभी स्कूल को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार ही खोला जाएगा। देखिए, इस राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, उन गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोले जाएंगे और स्कूल में जो भी बच्चे आने हैं, स्टूडेंट्स आने हैं, वो उनके पेरेंट्स के कंसेंट के हिसाब से आएंगे। जिस तरीके से स्कूल्स खोले जाएंगे, सब उसी गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग सेंटर्स भी खोले जाएंगे, लेकिन जो भी बच्चे वहाँ आएंगे उनके लिए उनके पेरेंट्स के कंसेंट होने की आवश्यकता अनिवार्य होगी और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन मोड है उसको उसी तरीके से चालू रखा जाएगा जैसे अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चलती है। आगामी त्योहारों को सीजन शुरू होने वाले जिसको लेकर देखते हुए एसएसपी हिमांशु वर्मा ने मैंगलोर कोतवाली में ज्वेलर्स व व्यापारियों को एक बैठक ली, जिसमें त्योहारों के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ जाएगी, जिसके लिए व्यापारी व ज्वेलर्स को सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही व्यापारियों को भी लेन देन करते समय सावधानी बरतनी होगी और उसके उपरांत कोशिश करें कि सभी लेन देन ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए किए जा सके, जिसकी कोई बड़ी घटना न घटित हो सके। एसएसबी में तैनात पुराना थल में उपराड़ा निवासी सहायक कमांडेंट शहीद चारू चंद्र पाठक की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद चारू चंद्र पाठक वर्ष 2004 में श्रीनगर में आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। एसएसबी के द्वारा हर वर्ष शहीद चारू चंद्र पाठक एसएसबी के द्वार उनके गृह क्षेत्र एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम में शहीद के भाई, स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एसएसबी पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी। जब भारत माँ पर संकट आया, मेरी विधानसभा के लालू ने अपनी प्राण गंवाए और मुझे गर्व भी होता है, दुख भी होता है। युवा हमारे सैनिक वीरगति प्राप्त हुए, उनमें से एक हमारे शहीद चारूचंद पाठक जी भी है। वो उपराड़ा के रहने वाले थे। आतंकवादियों में भिड़ने से उनकी शहीद हुए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। एसएसबी के शहीद चारूचंद पाठक सहायक कमांडेंट, उन्होंने जो है अपनी देश की सेवा में 27 अप्रैल 2004 को शहीद हुए थे। जेएनके में इनकी ड्यूटी थी। तो जम्मू एंड कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी के दौरान एक वाहिनी थी हमारी वहाँ पर, 7वीं वाहिनी, उसके ऊपर जो है कि आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड का हमला किया गया। लेकिन आतंकवादी जो थे उन्होंने एक और ग्रेनेड हमला किया और उसमें इनको ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लग गए थे। हाईकोर्ट ने कोविड अस्पतालों की व्यवस्था में कमियों को दूर करने के लिए दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है। कोर्ट ने घंटों सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी व एम्स ऋषिकेश समेत अन्य कोविड अस्पतालों में निगरानी समितियों के सुझाव के अनुसार 25% अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स व स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने महामारी को ध्यान में रखते हुए मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट, इन्फोर्समेंट यूनिट गठित करने को कहा है ताकि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। कोर्ट ने निगरानी कमेटियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार से अमल करने का कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 25 नवंबर की तिथि निर्णित की है।
अभी तक झंडा हिल रहा था। आज माननीय उच्च न्यायालय में कोविड-19 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें सारे कमेटियों के मेंबर्स, ऑल कमिटीज़ 13 डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ ऑनलाइन थे और उनसे भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस मथानी ने बात करी और उनके सजेशंस ऑन रिकॉर्ड लिए। कोर्ट की हियरिंग सुबह 11 बजे से शाम के 4:45 बजे तक चली, जिसमें कोर्ट ने सारे जो सुझाव थे वो नोट किए और सरकार को निर्देश दिया कि जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, जैसे कि मैन पावर बढ़ाना सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, एम्स में और दूसरे हॉस्पिटलों में, कोविड केयर सेंटर्स में, एवं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करने के लिए CPU को थ्रू आउट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में लागू करा जाए। सेंट्रल पेट्रोलिंग यूनिट्स सारी जगह सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की जाए, उनके बारे में सोचने को कहा है। और माननीय चीफ काउंसिल उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट को एश्योरेंस दिया है। आर्मी से रिटायर्ड फौजी ने आज 2 साल पहले जो सपना देखा था, आज वो साकार होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि रुड़की के करौंदी में 2 साल पहले आर्मी से रिटायर्ड फौजी राजकुमार सिंधु ने क्षेत्र के नौजवान युवाओं के लिए अचीवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी व मिलिट्री एकेडमी के नाम से संस्थान खोला था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से प्रतिभावान युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ का बीड़ा उठाया था। आज एकेडमी को तीसरे स्थापना दिवस पर झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश पहुंचे और एकेडमी के छात्रों को प्रोत्साहित किया व रिबन काटकर कई खेलों का उद्घाटन किया। पहले तो मैं अचीवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी आया तो हमारा स्थापना दिवस यहाँ पर है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई राजकुमार सिंधु जी को। तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये क्षेत्र के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने जो उठाया था वो कहीं ना कहीं कारगर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 साल में बहुत तरक्की इस एकेडमी ने की है। स्टेट और राष्ट्रीय लेवल तक के बच्चे यहाँ से निकल कर सीख कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो 5-6 बच्चों से शुरू किया। आज एक तो जो है हमारे क्षेत्र के बच्चे थे पहले, आज इस एकेडमी के अंदर मेरठ, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र के भी बच्चे हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो भर्ती हो गए, भर्ती होकर के ट्रेनिंग भी किया। और एक और मतलब गर्व की बात है कि जो बच्चा हमारी ट्रेनिंग इधर से जो ट्रेनिंग लेकर के गया था वो अपनी जो ट्रेनिंग हुई आर्मी की उसमें भी बेस्ट कैडेट रहा। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वहाँ पूरे हिंदुस्तान के बिल्कुल छटे हुए बच्चे जाते। एम्स का उद्घाटन भी था और मुझे बड़ी खुशी मिली इस पूरे क्षेत्र के, और खासकर तुंगा, सहारनपुर, मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बच्चे यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि गेम्स से बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ यह मिलिट्री एकेडमी बच्चों को फोर्स में भेजने के लिए प्रेरित करती है, उनको इस लायक बनाती है कि बच्चे सहज पूर्वक भर्ती हो जाए और फिर भर्ती के बाद भी बच्चे वहां जा करके अपना और अपने क्षेत्र का और अपने देश की सेवा करें। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के बीते दिनों पार्षद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पार्षद हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक शूटर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है, जबकि घटना के मुख्य आरोपी पूर्व सभासद राजेश गंगवार सहित 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि नगर निगम वार्ड नंबर 13 रुद्रपुर के भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी को 12 अक्टूबर को दिन दहाड़े गोली मारकर शूटरों द्वारा उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। घटना का वीडियो पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया था। पार्षद की हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों को धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी। पार्षद हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस द्वारा SOG सहित 14 टीमों को लगाया गया था, जिसमें पुलिस ने एक शूटर राजकुमार और बिट्टू को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल अभी भी इस हत्याकांड में 6 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही, जल्द ही फरार आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। उस हत्याकांड में आज हमने एक मुलजिम है राजकुमार उर्फ बिट्टू उर्फ अभिषेक, ये अलीगढ़ का रहने वाला है, ग्राम बसेरा, थाना पेशावा।
का क्षेत्र रहने वाला है। इसके बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसको कल शाम को अलीगढ़ क्षेत्र से हमारी टीम ने पकड़ा है और पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर जो है इसमें इस पूरी घटनाक्रम में जो भी यहाँ पर अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसमें एक तो अन्नू गंगवार, उसका बड़ा भाई जो राजेश गंगवार, दिनेश शर्मा जो सिद्धार्थगंज का रहने वाला है, ये 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। इसके साथ साथ इसमें अंतर्राज्यीय गैंग के अन्य 3 अपराधी हैं इसमें इन्वॉल्व। उनको भी हमने बहुत उनके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। भले ही सरकार स्वच्छ भारत का मिशन का नारा लगाते हो, लेकिन स्वच्छ भारत को सफल बनाने का जिम्मा सफाई कर्मी ही निभाते हैं। लेकिन वहीं सफाई कर्मियों का ही उत्तराखंड में शोषण हो रहा है। आपको बता दें, मैंगलोर में सफाई कर्मियों पर नगर पालिका अधिकारियों द्वारा शोषण किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले 2 महीने से सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने से सफाई कर्मियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना भी दूभर हो गया है। अपने हक के लिए प्रदर्शन करने के बावजूद सफाई कर्मियों को 2 माह का वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के लिए सफाई कर्मियों ने जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक वेतन दिए जाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार भी इन सफाई कर्मियों की गुहार अनदेखी कर रही है, जिससे नाराज सफाई कर्मियों ने आगामी 2 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है और ये धरना प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी हिस्सा लेंगे। जितना शोषण सफाई कर्मचारियों के साथ में मंगलोर नगर पालिका के अंदर हो रहा हो, इतना साथ प्रदेश में किसी पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर नहीं है। पिछले 2 महीने से वेतन रुका हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समझौता हुआ, हड़ताल हुई थी 25 सितंबर से 30 सितंबर में उसमें समझौता हुआ। प्रशासनिक अधिकारी महोदया बीच में थी, तहसीलदार सुनैना राणा जी, स्वर्गीय सुनैना राणा जी, पुलिस बल, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ मंगलोर, इन सब ने लिखित में समझौता किया। समझौता तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्या है। उसके रिगार्डिंग हमने जो इनका जो ठेकेदार था उसके अगेंस्ट हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास जारी हैं। फिलहाल वो फरार चल रहा है। तो इनको यही आश्वासन दिया गया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी जितना हमसे हो सकता है उसको हम पकड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो जो भी उसने इलीगल तरीके से इनके पैसे ले रखे हैं वो कोशिश करेंगे कि वो वापस करें। हड़ताल होगी जो कि 2 तारीख से हमने तय कर दिया, एजेंडा निकाल दिया पूरे प्रदेश में। पहले जिले में होगी, फिर पूरे प्रदेश में, जो कि हमारी सफाई यूनियन ट्रेड के यूनियन के नाम से है, पूरे प्रदेश में हड़ताल करेगी। और अब की सर वो बैठने वाली हड़ताल नहीं होगी, हर जगह पूरे दफ्तरों में कूड़ा भर दिया जाएगा, जो भी सरकारी भवन है वो चाहे कोई भी हो। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सितारगंज से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां साइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। बता दें कि ओवरलोड वाहनों में आवाजाही के आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। डॉक्टर साहब के चक्कर में आया कि कौन से डॉक्टर को फोन करना होगा। सिर में चोट लगी है। 112 नंबर से थाने पे सूचना आई थी कि प्रयास हॉस्पिटल के पास सड़क दुर्घटना में एक आदमी की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पे मौके पे गए थे, बॉडी को सितारगंज अस्पताल में लाया गया, तो उसका पंचायतनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मृतक का नाम मुकुल हलदार और सन ऑफ परिवर हलदार जो अरविंद नगर के निवासी हैं। खबर चमौली से है, जहां बद्रीनाथ धाम में कुछ दिनों से मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम के मिजाज बदलते ही ऊंचाई वाले भागों में पाला जमने लगा है। वहीं ऊंचाई वाले भागों में हल्की बूंदाबांदी की शुरुआत होने के साथ ही लोगों को रजाई गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि बद्रीनाथ यात्रा इस साल के अंतिम चरण में है। कुछ दिनों के बाद कपाट बद्रीनाथ धाम के बर्फबारी के कारण शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं। हेलो, कहाँ पे? व्हाट्सएप ऑनलाइन आ गया बद्रीनाथ धाम के टक्कर वीडियो बोले था। पिछले 10 सालों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा सैलानी या श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे थे, लेकिन अब की बार अगर बात करें कोरोना काल का, जब से लॉकडाउन हटा है, 1 लाख के लगभग श्रद्धालु पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए। हेलो, कहाँ पे? व्हाट्सएप ऑनलाइन आ गया बद्रीनाथ धाम के टक्कर वीडियो बोले था। हाँ, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में किसानों की फसल कटान व बिक्री के हो रही परेशानियों को ध्यान में रखकर दायर गई 2 अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्णय कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। 12 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि रबी और खरीफ की फसलों को खरीदने के बाद सरकार किसान 48 घंटे से लेकर 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र की खंडपीठ में हुआ। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी गणेश उपाध्याय व मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने 2 अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की थी और कहा था कि किसानों के गन्ना व विगत वर्तमान वर्ष से 7 माह पहले धान व खरीदी को लेकर 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान बकाया है, जिसका भुगतान शीघ्र ही किया जाए। हो गया, आ जाया हो गया, आ जाया नैनीताल की हाई कोर्ट की डबल बेंच की खंडपीठ में माननीय धूलिया जी और मैथानी जी ने पूर्व में रबी के फसलों का जो अंतरिम आदेश दिया था उसका निष्पादन करते हुए खरीफ की फसलों में भी वो ही निर्णय लागू किया जाएगा, ये आदेश दे रखा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।